नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू वृत्ति पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को बायोलॉजी से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं या पूरा बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरी क्लास को। बायोलॉजी अर्थात विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीवन का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉगोस। बायो का अर्थ होता है लाइफ या जीवन और लॉगोस का अर्थ होता है टू स्टडी अर्थात अध्ययन करना। अध्ययन करना। तो जब हम कभी भी लाइफ या जीवन के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग 1801 में लैमार्क और ट्रेविरनस ने किया था। 1801 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था लैमार्क, और लैमार्क ने ही एक सिद्धांत भी दिया जिसे कहा जाता था उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद ये लैमार्क की एक थ्योरी रही है। और इसके अलावा ट्रेविरनस ने भी इस शब्द को दिया था, जबकि जीव विज्ञान का जो पिता है वो कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है ना, जीव विज्ञान का जो पिता है वो अरस्तु या एरिस्टोटल को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जीव विज्ञान को हम मुख्यतः दो शाखाओं में विभाजित करते हैं। जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं, एक तो है जूलॉजी और दूसरी है बॉटनी। अर्थात एक को हम कहते हैं जंतु विज्ञान और दूसरे को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इसके अलावा इस समय बहुत सारे टीचर ये भी कहने लगे हैं कि एक नई शाखा है जिसे हम पर्यावरण या एनवायरनमेंट कहते हैं, बट एनवायरनमेंट जो है वो इन दोनों का एक बीच का पार्ट है, वो एक अलग से भाग नहीं है। तो हम जंतु विज्ञान में भी पर्यावरण की कुछ टर्मिनोलॉजी या पर्यावरण के कुछ अध्याय पढ़ेंगे और वनस्पति विज्ञान में हम उसके ज़्यादा अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूलॉजी की या जंतु विज्ञान की। जूलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जू प्लस लॉगोस। ठीक है, जू का मतलब होता है एनिमल और लॉगोस का पहले भी बता चुका हूं टू स्टडी, अर्थात जहां हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे उसे हम कहते हैं जूलॉजी। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित और मृत, लिविंग एंड नॉन लिविंग जंतुओं का, जो आज जिंदा हैं वर्तमान में उन जंतुओं का भी, या वे जंतु जो आज नहीं है जैसे डायनासोर, हम उनका भी अध्ययन जो है वो जीव विज्ञान की शाखा या जंतु विज्ञान की शाखा में करते हैं। और इसके लिए जो सबसे पहला नाम माना जाता है वो जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी और जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी दोनों के जनक जो हैं वो अरस्तु को माना जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास, इसका एक्चुअल नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतु स्पीसीज का, 500 जंतु प्रजातियों का अध्ययन किया और वर्णन किया है और उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, दूसरी आती है वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी, और बॉटनी के पितामह माना जाता है थियोफ्रास्टस को। बॉटनी का पितामह माना जाता है थियोफ्रास्टस को, और इनकी पुस्तक थी, जिनकी पुस्तक है वनस्पति इतिहास, इसका एक्चुअल नाम मिलता है हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इन्होंने भी 500 प्रकार की वनस्पति प्रजातियों के बारे में अपने उस किताब में वर्णन किया है, और वहीं से हम इनको पितामह का दर्जा देते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल या अरस्तु की 500 जंतु प्रजातियों के कारण उन्हें जंतु विज्ञान का पिता माना गया, और हिस्टोरिया प्लांटेरम के कारण थियोफ्रास्टस को हम किसका पिता मानते हैं? बॉटनी का मानते हैं। ठीक है, चलिए, अब बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी में जिनके बारे में हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है, तो आइए हम उनके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। कि सबसे पहली एक ब्रांच आती है आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। आकारिकी का मतलब है हम किसी के बाह्य रंग, रूप, आकार और कलर को देखकर, रंग को देखकर हम उसके बारे में ये कह सकें कि ये व्यक्ति ये है। जैसे हम किसी भी चाइनीज या जापानी को देख के ये बता देते हैं कि वो चाइनीज है, ठीक है ना, या वो जापानी है।
क्यों? क्योंकि उनकी कद काठी छोटी होती है, चेहरा छोटा होता है, आंखें बिल्कुल पतली सी महीन, उसमें छोटी छोटी सी आंखें होती हैं। या हम किसी अफ्रीकन को देख के ये बता पाते हैं कि वो नीग्रो है। क्यों? क्योंकि उसका रंग रूप काला होता है, लंबाई ज़्यादा होती है, बॉडी सुडौल होती है। तो ऐसे जो एशियन प्रजाति है जैसे हमारी है, हम अपने में भी देख लेते हैं, जो निग्रोइड है या कॉकेशॉइड है जैसे अमेरिका वगैरह में, तो उनकी भी प्रजाति देख के समझ में आ जाती है। तो जो बाह्य रंग रूप आकार के आधार पर हम एक आकलन करते हैं कि फला व्यक्ति ये है, उसको हम पढ़ा जाता है किसमें? आकारिकी या मॉर्फोलॉजी में। अब इसकी परिभाषा में देखें कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बाह्य रंग रूप आकार और आकृति का अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं या आकारिकी कहते हैं। दूसरी ब्रांच आती है कोशिकी या साइटोलॉजी। जब किसी जीव जंतु की कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, तो वो किया जाता है कोशिकी या साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तीसरी आती है शारीरिकी। अब देखिए, आकारिकी और शारीरिकी में अंतर समझिएगा कि जब किसी के बाह्य रंग रूप के आधार पर हम उसका निर्धारण करेंगे तो वो कहलाएगी आकारिकी। लेकिन जब उसे हम काट के, ठीक है ना, कट सेक्शन करने के बाद और वहां पे अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगी क्या? आपकी शारीरिकी या एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी मतलब शरीर की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाती है। उसके बाद ऊतकों का अध्ययन औतिकी कहलाता है। इसको ऊतिकी की जगह आप थोड़ा सा सुधार के इसको औतिकी लिख लीजिएगा। तो औतिकी में किसका अध्ययन होता है? ऊतकों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? ऊतकों का अध्ययन होता है। उसी प्रकार एक अगली आती है वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन होता है? जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। जैसे मनुष्य का जो वर्गीकरण है वो क्या है? होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस। तो इसमें जो होमो है वो क्या है? जीनस है, और सैपियंस जो है वो क्या है? स्पीसीज है। ठीक है, ये वंश है और ये जाति है। ठीक है, तो इसका जो वर्गीकरण है कंप्लीट, वो किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसको जो दिया था वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसको कैरोलस लीनियस ने पूरे उसको कई भागों में बांटा। जैसे सबसे पहला जो इन्होंने वर्ग रखा वो रखा किंगडम। थोड़ा सा आप इसकी क्रोनोलॉजी देखिए कि सबसे जो ऊपर रखा वो रखा किंगडम को। ठीक है ना, किंगडम को डिवाइड किया डिवीजन में। किंगडम विभाजित हुआ डिवीजन में। डिवीजन के बाद आती है क्लास। डिवीजन को फिर डिवाइड किया गया क्लास में। क्लास फिर डिवाइडेड होती हैं ऑर्डर्स में। ठीक है ना, ऑर्डर में डिवीजन होता है तो बनती है फैमिली। फैमिली के बाद जो उससे छोटा ग्रुप होगा वो कहलाएगा जीनस, और जीनस के बाद जो उससे छोटा ग्रुप होगा वो कहलाएगा स्पीसीज, और स्पीसीज से भी छोटी जो स्पीसीज हैं वो कहलाती हैं सब स्पीसीज। ठीक है, तो ये इतना पूरा वर्गीकरण जो है ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। बाद में हम इसके विस्तार से पढ़ेंगे जब हम टैक्सोनॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये वर्गीकी हो गई। लास्ट में आती है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब, ऑर्निथ का मतलब एक पक्षी है, और पक्षियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। और भारत में ऑर्निथो के बारे में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली, और डॉक्टर सलीम अली को द बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? द बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, द बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत का पक्षी व्यक्ति कहा जाता है इन्हें, डॉक्टर सलीम अली को। और अगर आप भोपाल, एक जगह है भोपाल में, एक पूरा मार्ग है वन विहार में, वन विहार नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे डॉक्टर सलीम अली मार्ग बना हुआ है। कभी आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो वहाँ जाइएगा, वहाँ देखिएगा डॉक्टर सलीम अली मार्ग बना हुआ है। ठीक है, आगे एक ब्रांच देखते हैं पैलियोबायोलॉजी। पैलियोबायोलॉजी मतलब जीवाश्मों का अध्ययन जब हम करेंगे, जीवाश्म का अध्ययन करेंगे, जो चीज़ें जमीन के नीचे दबी हुई हैं जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं पैलियोबायोलॉजी। उसके बाद आता है जेनेटिक्स या अनुवांशिकी, जीवों के अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन। जैसे अगर किसी के माता पिता में से किसी की आंखें भूरी हैं तो उनके बच्चों में आने की संभावना वो बढ़ेगी, क्योंकि वो उनका अनुवांशिक कैरेक्टर है। इसी तरह अगर किसी के पिता के बाल जल्दी चले गए हैं तो वो उनके बच्चों में भी वो लक्षण आएगा। हीमोफीलिया एक बीमारी है, वो भी जेनेटिक्स है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित
होती हैं, और उन्हीं बीमारियों का गुणसूत्र के आधार पर जो अध्ययन है वो कहलाता है अनुवांशिकी या जेनेटिक्स। उसके बाद एक टॉपिक आता है पर्यावरण या इकोलॉजी। जब हम एनवायरनमेंट का अध्ययन करते हैं, पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, तो उसको कहा जाता है इकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता को मापने के लिए या क्रियाशीलता का अध्ययन करने के लिए हम फ्रेनोलॉजी का उपयोग करते हैं। इसमें एक मशीन होती है जिसके अंतर्गत ये चेक किया जाता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग डायंसेफलॉन काम कर रहा है, या प्रमस्तिष्क काम कर रहा है, अग्र मस्तिष्क काम कर रहा है, मध्य मस्तिष्क काम कर रहा है, पॉन्स वेरोलाई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा काम कर रहा है कि नहीं। तो ऐसा बहुत सारा एक सिस्टम है। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि फ्रेनोलॉजी में एक्चुअली किस किस पार्ट का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है इक्थियोलॉजी। इक्थी मतलब एक महावर्ग बना था इक्थीज का, ठीक है ना, और वो कहलाती है मत्स्य अर्थात मछली। तो जब मछलियों का अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीटों का अध्ययन, ठीक है ना, एंटोम मतलब कीट, ठीक है ना, कीड़े, और कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। फिर आता है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी मतलब परजीवी जीवों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी मतलब परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है। मैलेकोलॉजी में मोलस्क जीवों का अध्ययन होगा। मैलेकोलॉजी में मोलस्क जीवों का अध्ययन होगा, ठीक है। मैलेकोलॉजी में मोलस्का, जो मोलस्क हैं, सीप, शंख, ऐसी वाली जो प्रजातियां हैं, उनका अध्ययन जो है वो मैलेकोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट आता है जेरंटोलॉजी। सभी को जरा अवस्था अर्थात वृद्धावस्था जो है पसंद नहीं है, लेकिन जब हम वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाती है जेरेंटोलॉजी, ठीक है। ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोजीन्स होते हैं जो कैंसर के कारक होते हैं, कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम ऑन्कोजीन का अध्ययन करते हैं तो वो डिपार्टमेंट कहलाता है ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर के बारे में अध्ययन करना या कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है टेरेटोलॉजी, ठीक है ना। तो शारीरिक विकास में होने वाली असमानताएं जो हैं, जैसे कुछ व्यक्तियों को आप देखिए कि उनकी हाइट नहीं बढ़ी लेकिन उनका मस्तिष्क का विकास हुआ है, या कुछ लोगों की हाइट बढ़ गई है पर वो उनका मस्तिष्क जो है अभी भी 5 साल या 7 साल के बच्चों जैसा है। तो ये जो शारीरिक असमानताएं हैं, उन असमानताओं का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत हम करते हैं? टेरेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, बोन्स, और स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी कहलाती है, ठीक है। चले नेक्स्ट है सेरोलॉजी। सेरो मतलब रुधिर, ब्लड सीरम का अध्ययन। स्टडी ऑफ ब्लड सीरम, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम क्या कहलाती है? रुधिर सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है सरपेंटोलॉजी। सरपेंटोलॉजी मतलब होता है सर्पों का अध्ययन। कितने प्रकार के सर्प होते हैं, उन सर्पों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो कहलाते हैं सरपेंटोलॉजी। इसी के एक ब्रांच और आप याद रखेंगे कि सरपेंटोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी, ठीक है ना। तो ऑफियोलॉजी का ही मतलब सर्पों का अध्ययन होता है। आफत है, ठीक है, तो आफत का अध्ययन भी सर्प का अध्ययन है, ठीक है। ऑफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी सेम ब्रांचेस हैं। कभी भी एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि ऑफियोलॉजी क्या है तो आपको परेशान नहीं होना है और वहां बैठ के मुझे गाली नहीं देनी कि टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है। तो इस बात को अपन याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी मतलब उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन। उभयचर मतलब एम्फीबियंस और सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स, ठीक है। तो उभयचर जो जल और थल दोनों में रहे, एम्फीबियंस, तो स्टडी ऑफ एम्फीबियन, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो स्टडी ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स बोथ कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट आता है ईथोलॉजी। ईथो मतलब एथिक्स, एक तरीके का व्यवहार है, ठीक है ना। तो जब हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है ईथोलॉजी, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हीमेटोलॉजी। देखिए सीरोलॉजी में रक्त के सीरम का अध्ययन होता है, लेकिन जब हम कंप्लीट ब्लड का अध्ययन करेंगे, जब हम कंप्लीट ब्लड का अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? हम हीमेटोलॉजी कहेंगे। कंप्लीट ब्लड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब हम बैक्टीरिया का अध्ययन अर्थात जीवाणुओं का अध्ययन करेंगे तो उसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी।
नेक्स्ट है वायरोलॉजी, वायरस तो विषाणुओं का अध्ययन, वायरोलॉजी ये नाम से आपको समझना है। फिर माइक्रोबायोलॉजी, तो जो माइक्रो जीव हैं अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीवी हैं, उनका अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। मरमेकोलॉजी में याद रखिएगा, मरमेकोलॉजी अर्थात चींटियों का अध्ययन, ये आपको जरूर याद रखना है, मरमेकोलॉजी अर्थात चींटियों का अध्ययन। नेक्स्ट है टॉक्सिक, बहुत शब्द सुना होगा कि वो बड़ा टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिक है, ठीक है ना, टॉक्सिन दे दिए गए, तो टॉक्सिक मतलब होता है जहर। तो जब भी हम जहरों का अध्ययन या विष का अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो कई प्रकार के विष पाए जाते हैं, मुख्यतः आप याद रखिएगा कि विष जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूरो रिसेप्टर होते हैं और दूसरे कॉर्डियो रिसेप्टर होते हैं। अर्थात एक जो सीधे मस्तिष्क पर कार्य करते हैं, आपकी ब्रेन नर्व जो हैं उनको जाके इफेक्ट करेंगे और उसे खत्म कर देंगे, ठीक है ना। मस्तिष्क से दो प्रकार की मृत्यु होती है, या कि आपका मस्तिष्क खत्म हो जाए, मस्तिष्क शांत हो जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, या कि आपका कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मस्तिष्क दो ही प्रकार से मृत्यु हो सकती है मानव की, ठीक है। तो या कि वो मस्तिष्क पे जाके इफेक्ट करेंगे तो आपके मस्तिष्क का काम करना बंद कर देंगे, धीरे धीरे आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा और आप जो है मनुष्य जो है वो मृत्यु की गोद में चला जाएगा। दूसरा जो होता है वो कार्डियो रिसेप्टर होते हैं, अर्थात ये हृदय पर काम करते हैं, ठीक है ना, हृदय पर काम करते हैं। तो हृदय पर काम करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, और कार्डियक जब मनुष्य को अरेस्ट आएगा तो वो धीरे धीरे नींद की गोद में चला जाएगा और मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। तो एक तो न्यूरो रिसेप्टर होते हैं, दूसरे कार्डियो रिसेप्टर होते हैं। एक सांपों की एक विशेष प्रजाति है जिसे कहा जाता है किंग कोबरा, ठीक है ना, किंग कोबरा, किंग कोबरा आपने देखा होगा, किंग कोबरा बड़ा टीवी में आता है, और उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है नाजा नाजा, है ना, जबकि उसका होना चाहिए जा जा, पर उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नाजा नाजा, पर जिसने भी रखा हो पता नहीं, तो नाजा नाजा है। और किंग कोबरा जो है उसका जो जहर होता है, पॉइजन होता है, वो न्यूरो रिसेप्टर होता है, अर्थात वो सीधे ब्रेन पर काम करता है। इसीलिए जो बहुत जहरीले सांप हैं उन पे लोगों के बचने की संभावना जो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो सीधे मस्तिष्क को जाकर जाम करते हैं और पूरा शरीर जो है वो ढीला पड़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है भ्रूणिकी, एम्ब्रियोलॉजी। जब भ्रूणीय विकास का अध्ययन करेंगे कि भ्रूण कितने दिन का हुआ, 1 वीक हो गए, 2 वीक हो गए, 4 वीक हो गए, 7 वीक हो गए, 9 वीक हो गए, 10 वीक हो गए, तो उस भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में मतलब जब हम उसकी मॉरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला गैस्ट्रुला अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाती है भ्रूणिकी या एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। गायनाकोलॉजी में प्रजनन और प्रसव से संबंधित सभी रोगों और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। गायनाकोलॉजी मतलब संपूर्ण स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्रियों में होने वाली समस्त बीमारियों का जो अध्ययन है जो उनके प्रजनन से संबंधित है, अर्थात गर्भाशय से, ठीक है ना, वेजाइना से, इन सारी चीजों से जो संबंधित सारी चीजें हैं उसका जो अध्ययन है वो कहलाता है गायनाकोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑनेरोलॉजी, ये आप लोगों को बहुत आता है, ठीक है ना, स्वप्न। तो इन स्वप्नों का इलाज करिए, हकीकत में जिए। तो सपनों का जो अध्ययन है वो कहलाता है ऑनेरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजी, पैथोजेंस जितने भी हो सकते हैं, जो भी रोग कारक हैं, पैथोजेंस मतलब होते हैं रोग कारक, याद रखिएगा, पैथोजन मतलब होता है पैथोजन अर्थात रोग कारक। तो रोग कारकों का अध्ययन जो है वो रोग विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो रोग विज्ञान का अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा पैथोलॉजी। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइनोलॉजी, जितने भी हमारे शरीर में अंतः ग्रंथियां हैं, जैसे आमाशय हो गई, अग्नाशय हो गया, यकृत हो गया, ठीक है ना, आहार नाल, छोटी आहार नाल हो गई, इनसे जो भी ग्रंथियां हैं और इन ग्रंथियों से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स का या एंजाइम्स का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत आता है, एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कार्डियोलॉजी, अभी मैंने बताया कार्डियो रिसेप्टर, कार्डिया का मतलब ये हृदय है, तो जब हम कार्डिया अर्थात हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है हृदय का अध्ययन या कार्डियोलॉजी।
नेक्स्ट है हेपेटोलॉजी। जब हम यकृत का अध्ययन, हेपेटिक पोर्टल कहते हैं उसको, तो जब हम यकृत से संबंधित, तो यकृत में अकेले यकृत नहीं होता है, यकृत भी होता है और उसी से लगा हुआ पित्ताशय भी होता है, गॉल ब्लैडर। तो पित्ताशय और लिवर, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर और लिवर, यकृत और पित्ताशय दोनों का जो अध्ययन है वो हेपेटिक पोर्टल है, एक पूरा त्रिक है, और उसका अध्ययन जो है वो कहलाता है हेपेटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आता है एनेस्थियोलॉजी। एनेस्थियोलॉजी मतलब निश्चेतना विज्ञान। जब भी किसी व्यक्ति को इतनी ज़्यादा जरूरत, इतना ज़्यादा दर्द या कोई एक ऐसा ऑपरेशन करना है जिसके लिए उसे बेहोश करना जरूरी है, तो उसके बारे में उसको कितना डोज दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में संपूर्ण जो अध्ययन है निश्चेतना, अर्थात एनेस्थीसिया का पूरा एक कंप्लीट कोर्स होता है, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, एनेस्थियोलॉजिस्ट होते हैं, उस निश्चेतना विज्ञान का एक चेतना शून्य करने का जो अध्ययन है वो कहलाता है एनेस्थियोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास और संस्कृति का अध्ययन। जैसे नॉर्वे संस्कृति थी, जॉर्वे संस्कृति थी, फिर हेडलबर्ग मानव आया, क्रो-मैग्नस आए, इन पूरे मानवों का एक क्रम होते होते लास्ट में हम आज होमो सैपियंस पे चल रहे हैं। इस पूरे मतलब आदिकाल से लेकर वर्तमान तक के संपूर्ण मानवों का अध्ययन कि कौन कहां पर पाए गए, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, इन संपूर्ण मानव प्रजातियों का जो अध्ययन है वो करना किसके अंतर्गत करते हैं हम? एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यूपीएससी का एक सब्जेक्ट भी है ये। नेक्स्ट आता है संधि विज्ञान या ऑर्थ्रोलॉजी। हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन, जैसे ये एक ज्वाइंट है, ये एक ज्वाइंट है, पैर में ज्वाइंट्स हैं, पाइवॉट संधि होती हैं, ठीक है ना, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ज्वाइंट है। जब अपन मानव शरीर में हड्डियां पढ़ेंगे, बोन्स पढ़ेंगे, तो वहां पे ये पूरी चीजें आपको मैं बताऊंगा। ठीक, उसके बाद आता है जैव प्रौद्योगिकी। जैव पदार्थों के औद्योगिक प्रयोगों का जो अध्ययन है वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है पोषण का अध्ययन। किस खाद्य पदार्थ से कितना पोषण, इस समय बहुत ज्यादा चला है ना कि आप विटामिन्स लीजिए या मिनरल्स लीजिए या कार्बोहाइड्रेट्स कम लीजिए, फैट बिल्कुल नहीं लीजिए। तो ये पूरा जो खाद्य पदार्थों का अध्ययन है कि किस खाद्य पदार्थ से हमें कौन सी चीज मिलेगी, इसका संपूर्ण जो अध्ययन है वो ट्रोफोलॉजी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मेटोलॉजी। टर्मेटोलॉजी दीमकों का अध्ययन, टर्मेट्स कहते हैं कि इसको टर्माइट्स कहा जाता है, दीमकों को, और दीमकों के बारे में जो अध्ययन है वो कहलाता है टर्मेटोलॉजी या टर्मिटोलॉजी। नेक्स्ट सिनेकोलॉजी, समुदाय की परिस्थितियों का अध्ययन। ये इकोलॉजी का एक पार्ट है सिनेकोलॉजी, उसमें एक इकोलॉजी में जो एक समुदाय होता है, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप की परिस्थितियों का जो अध्ययन है उसे कहा जाता है सिनेकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है सीरोलॉजी। फिर से भाई एंटीजन और एंटीबॉडी की अंतःक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? सीरोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट है सौरोलॉजी। सौरोलॉजी मतलब छिपकलियों का अध्ययन, है ना। छिपकलियों को देख के बहुत सारे लोग नहीं सॉरी सॉरी बोलने लगते हैं कि सॉरी सॉरी, तो खासतौर पे गर्ल्स, तो वो उन्हीं के लिए है। ठीक है, सौरोलॉजी है। फिर है फिजियोलॉजी, जीवन की भौतिक क्रियाओं का अध्ययन। फिजियोलॉजी में जीवन की भौतिक क्रियाओं का अध्ययन, हम कितने बजे उठें, कितनी एक्सरसाइज करें, हमारी फिजिक कैसी रहे, ठीक है ना, तो इसका संपूर्ण जो अध्ययन है वो किस में आता है? फिजियोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है फ्रीनोलॉजी, इसको एक बार हम पढ़ चुके हैं, मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन जो करते हैं। हर्पेटोलॉजी भी पढ़ चुके हैं, सरीसृप जंतुओं का अध्ययन। दंत विज्ञान जरूर देख लीजिए, ओडेंटोलॉजी, दांतों और मसूड़ों का अध्ययन, दांत कैसे हैं, गर्त दंती हैं, विषम दंती हैं, ठीक है ना, और आपके कैनाइंस कितने हैं, मोलर कितने हैं, प्री मोलर कितने हैं, ठीक है, कृंतक या इंसाइजर कितने हैं, इसके बारे में जो संपूर्ण अध्ययन होता है वो दंत विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आता है मायोलॉजी, हड्डियों के बारे में ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद जो मांसपेशियां, इन मांसपेशियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मायोलॉजी में किया जाता है। नींद का अध्ययन, आपको कितनी गहरी नींद आती है, कितनी हल्की नींद है, ठीक है ना, विद्यार्थियों के लिए तो श्वान निद्रा कहा गया है, श्लोक सुने होंगे आप लोग, है ना, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, है ना, ये 5 लक्षण विद्यार्थियों के लिए बोले गए हैं, तो श्वान निद्रा कहा गया है। श्वान को आप, श्वान मतलब कुत्ता, डॉग, ठीक, जैसे उसको हल्का सा भी खटपट हो नींद खुल जानी चाहिए। यहाँ पे आपको तो पता ही कि आप कैसे सोते हैं कि बगल में डीजे बज रहा हो पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता रात भर मोबाइल चलाने के बाद। पर सुषुप्त विज्ञान अर्थात निद्रा का अध्ययन करना, निद्रा किस गहराई के, कितनी डेप्थ पे जा रही है, उसके बारे में अध्ययन करना हिप्नोलॉजी या सुषुप्त विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट आती है नियोनटोलॉजी, नवजात शिशुओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उन्हें नियोनेटल्स कहते हैं, ठीक है, और नियोनेटल्स के बारे में अध्ययन करना
क्या कहलाता है? नियोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी। जब हम किडनी के फंक्शन का अध्ययन करते हैं, किडनी फंक्शन का अध्ययन करते हैं या किडनी का अध्ययन करते हैं, दैट्स कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। तंत्रिका का, ब्रेन का अध्ययन करना, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। और इसी प्रकार से जब हम नीड एक शुद्ध हिंदी शब्द है और उसी से बना नीडोलॉजी, अर्थात घोंसलों का अध्ययन करना। ठीक है, एक सुमित्रानंदन पंत की एक कविता रही है बहुत अच्छी, आप कभी गूगल करिएगा, नीड का निर्माण फिर। ठीक है ना, सुमित्रानंदन पंत महादेव वर्मा है किसी की, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, पर ये टाइटल यही है, नीड का निर्माण फिर। आप करेंगे सर्च तो गूगल आपको बता देगा। नीडोलॉजी तो घोंसलों का अध्ययन, कितने प्रकार के, कौन सा पक्षी कैसा घोंसला बनाता है, इसके बारे में जब हम अध्ययन करना चाहेंगे तो उसे का जो अध्ययन है वो कहलाएगा नीडोलॉजी, अर्थात घोंसलों का अध्ययन। अब जंतु विज्ञान से संबंधित कुछ और शाखाएं हैं, जैसे एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खियों के पालन। कल्चर का मतलब हमेशा याद रखें, देखिए दो शब्द आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा लॉजी, ठीक है, और दूसरा मिलेगा कल्चर। लड़के बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। लॉजी का मतलब है अध्ययन, ठीक है। अब जैसे यहीं पर अगर लिखा होता है एपीलॉजी, एपीलॉजी मतलब मधुमक्खियों का अध्ययन, जो ये लिखा हुआ है, पर इसने लिखा है एपीकल्चर, अर्थात कल्चर का मतलब होता है पालन का अध्ययन। दोनों चीजें अलग अलग हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। मनुष्य का अध्ययन, मनुष्य के पालन का अध्ययन, दोनों में अंतर है। मनुष्य पलेगा कैसे, उसके बारे में अगर पूरी अध्ययन कर रहे हैं तो वो मनुष्य पालन का अध्ययन कहलाएगा, लेकिन मनुष्य का अध्ययन करना वो एक अलग काम है। ठीक है, तो मछली पाली कैसे जाएगी या मधुमक्खी पाली कैसे जाएगी, उसका अध्ययन करना एक अलग चीज है। मधुमक्खियों का अध्ययन करना एक अलग चीज है, कितनी वैरायटी की होती है, कौन सा कितना शहद देती है, इसका एक अध्ययन अलग चीज कहलाएगी। ठीक है, तो जब हम एपीकल्चर की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना। ठीक है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना। सेम इसी प्रकार पिसीकल्चर, जैसे अभी हमने पढ़ा था इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मतलब मत्स्य का अध्ययन करना, मछलियों का अध्ययन करना, पर यहां पे पिसीकल्चर आ गया, महावर्ग पिसीज, और पिसीज में मछली के पालन का, यहां पे भी मछली के पालन का, लिख लीजिएगा आप लोग, मछली के पालन का अध्ययन करना। सेम वही सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन का अध्ययन करना। ठीक है ना, वर्मी कल्चर मतलब कछुआ पालन का या केंचुआ पालन का अध्ययन करना। पिगी कल्चर मतलब सुअर के पालन का अध्ययन करना। और पोल्ट्री कल्चर या पोल्ट्री कल्चर मतलब मुर्गी पालन का अध्ययन। अब देखिए यहां पे आ गया ना मुर्गी पालन, ठीक। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी के बाद कल्चर शब्द जुड़ा हुआ है तो आपको ऑप्शन में पालन शब्द ढूंढना है, और यदि लॉजी लिखा हुआ है तो आपको अध्ययन ढूंढना है। क्लियर है? ठीक है, तो आज के ये कंप्लीट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरी चीजें पढ़ाएंगे, जैसे पोषण है, पाचन है, ये सारी चीजें, और ये क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू रही आएंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।